बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो एक्सरसाइज नंबर 14.3 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उस प्लेन के अंदर ना ए और बी वेक्टर हो। मसलन हमारे पास एक प्लेन है, मसलन सीधी जगह, जिस तरह ये मैं कहता हूँ एक प्लेन है। इस प्लेन के अंदर ना दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, और जो दूसरा वेक्टर है ना वो बी वेक्टर। ये प्लेन के ऊपर ही है। प्लेन जिस तरह एक सीधी जगह होती है, जिस तरह टेबल है, टेबल के ऊपर जो शीट लगी होगी या सीधी जो जगह होगी, टेबल के ऊपर जो हॉरिजेंटल शेप के अंदर जो कैल के ऊपर जो लकड़ी का पीस लगा होता है, हम कहते हैं वो प्लेन है। अब इसके जो परपेंडिकुलर होगा ना वो यूं ऊपर की तरफ बनेगा। तो जिस तरह ये बिल्कुल वाई एक्सिस के अलांग होगा। तो ये जो वेक्टर होता है, जो ए और बी प्लेन के यानी कि ऐसी प्लेन जिसके ऊपर ए वेक्टर और बी वेक्टर मौजूद हो, उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, इस वेक्टर का नाम होता है ए क्रॉस बी। इसको क्या कहा जाता है? ए क्रॉस बी कहा जाता है। तो ये जो वेक्टर है ना, पहले हम इस वेक्टर को मालूम करेंगे, फिर इसकी हम जो डायरेक्शन है वो मालूम करेंगे। जब इसकी हम डायरेक्शन मालूम करेंगे ना, उसको हम नाम दे देंगे जी एन यूनिट वेक्टर। जो एन यूनिट वेक्टर होगा वो बराबर होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ऊपर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, और नीचे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, जो वेक्टर हमारे पास आएगा उसकी मैग्नीट्यूड। तो हमने सबसे पहले ना ए क्रॉस बी फाइंड करना, और फिर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इन दो वैल्यूज को जब हम फाइंड कर लेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास ना यूनिट वेक्टर जो है ना वो निकल आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो ये कह रहे हैं, आल्सो फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और दूसरे नंबर पर आपने जो इसके अंदर चीज मालूम करनी है वो ये साइन ऑफ एंगल मालूम करना है। साइन ऑफ एंगल का ना फार्मूला होता है, वो इस जगह पर ये फार्मूला लिखा भी होगा कि साइन थीटा जो कि बराबर होता है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, और फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जो हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड निकाली होगी ना, वो हमने ऊपर पुट करनी है, और फिर इनकी हमने ना अलग-अलग मैग्नीट्यूड निकालनी है, और उन दोनों को हमने नीचे पुट कर देना डिवाइड के अंदर। तो ये हमारे पास ना साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम ना साइन ऑफ एंगल जो है ना वो भी फाइंड कर सकेंगे। तो ये चीजें हमने फाइंड करनी है। अब इसको किस तरह फाइंड करते हैं जी? सबसे पहले ना हम ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं। तो आपने याद रखना है ए क्रॉस बी इस तरह फाइंड किया जाता है, यूं एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। तो ऊपर लिखते हैं आई, जे और के। ये ऊपर लिख लिया जाता है। जो ए के जो क्वेश्चन में ना ए और बी की वैल्यू गिवन होगी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो इसके साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो वन है, तो ये आ जाएगा जी 1 6 और -3। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 जे के साथ कुछ नहीं है तो इधर 1 आ जाएगा, और के के साथ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसका आपने ना डिटर्मिनेंट खोलना है। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह खुलेगा? सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना बन जाएगा? 18। फिर फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 3 1 3। फिर मैंने आपको बताया था ये जो दूसरी टर्म होती है ना, इसके साथ माइनस लिखते हैं। पहली टर्म प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, और तीसरी फिर प्लस की। अब ये वाली और ये वाली साइड को हमने छोड़ देना। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? 3 1 3, फिर माइनस फार्मूले का, और ये माइनस वो प्लस हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6। तो ये इस तरीके से ना बनता है। ये पहली टर्म, ये फिर के साथ ये वाली जगह छोड़ लेंगे, इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस लिखना, ये आ जाएगा। ये हमारे पास ना ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है? ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ना ये हमने फाइंड कर लिया। फिर ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है। तो ये 21 का स्केयर, ये -9 का स्केयर, और ये -11 का स्केयर। तो 21 का स्केयर 442 होता है, -9 का स्केयर करेंगे तो स्केयर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, और 9 का स्केयर 81 होता है, और माइनस ये स्केयर की वजह से खत्म होगा। 11 का स्केयर 121 आता है। ये तीन वैल्यूज आएंगी, इनको जमा करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब हमने ना यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला ये ऊपर बताया हुआ है जी, यूनिट वेक्टर। ये हमने ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसकी वैल्यू पुट की ये इस जगह पर, और नीचे जो है ना हमने ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पुट कर ली। तो बेशक आप ये 1 लिखें ना लिखें, इसको ऊपर लिख लें वो भी ठीक है। मसलन इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, इस तरह लिख के, और इसके सारे के नीचे ना 643 लिख लें, ये आपकी मर्जी है। इस तरह लिख लें या 1 डिवाइडेड बाय करके लिख लें।
अच्छा, उसके बाद ना हमने ये साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ एंगल मालूम करना है। तो उसके लिए हमें ना ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया हुआ है, तो इस जगह पर ये देखें, ये ए वेक्टर की ना वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली जो ए की है, इसके हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बी से बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल ली जाएगी, ये हमारे पास ना मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। ए का जवाब आएगा 46 का स्क्वायर रूट और ए का आ जाएगा 14। ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करेंगे और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ऊपर पुट करेंगे, तो यहां से ना हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसका जो है ना सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, ये हमारे पास आ जाएगी। फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे और नीचे वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यूज किधर आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास ना यूनिट वेक्टर निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, फिर ये फार्मूला लिखना है। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमने ऊपर निकाली हुई है। इस जगह पर ये देखें, इस जगह पर हमने ना निकाली हुई है, ये 78 का स्क्वायर रूट ये इधर आ जाएगा, और ये दो वैल्यूज जो इधर हमने निकाली हैं ये हम इस जगह पर पुट कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी उन्होंने ना वैल्यूज दी हुई हैं, ए और बी की वैल्यू चेंज की है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी फाइंड किया, ऊपर आई जे के लिख लिया, और फिर इस जगह पर हमने इस तरह डिटर्मिनेंट बना लिया। इधर हमने ए की वैल्यूज लिखनी है और इधर हमने बी की वैल्यूज लिखनी है, बी वेक्टर के आई जे के की जो वैल्यूज है ना वो इधर हमने लिखनी है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा, फिर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ले ली, तो ये आंसर आ गया। फिर ये फार्मूला लिखा है, इसमें आपने ऊपर और नीचे वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली और इस फार्मूले में पुट कर दी। ये सेम पिछले पार्ट की तरह इसने सॉल्व हो जाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी वेक्टर की जो वैल्यूज है ना वो चेंज हो गई हैं, बाकी सेम। आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड की, इस फार्मूले में पुट कर दी। फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर ये वाली वैल्यूज और ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। अब बारी आ गई थी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं कि आपने ये फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राई एंगल, एरिया ऑफ ट्राई एंगल फाइंड करना है। और ये हमारे पास ना पी क्यू और आर दिया हुआ है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। मसलन एक को हम लिख लेते हैं जी पी क्यू, और एक को नाम दे देते हैं पी आर का, ये ऊपर की तरफ ना पी आर है। तो निचली साइड क्या होगी, पी क्यू, और ये वाली जगह क्या बन गई, पी आर बन गई। ये हमने ना दो वैल्यूज निकालनी है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ना यूं एक रेक्टेंगल नुमा चीज बन जाएगी। मसलन ये इस तरह का ना आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से इस तरह का आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर इसको हमने ना 2 पे डिवाइड करना है। जब इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे ना तो फिर ये ट्राई एंगल बन जाएगी इस तरह करके। यानी कि इसको हमने क्या करना है, 2 के ऊपर जैसे डिवाइड करना तो ये हमारे पास ट्राई एंगल बन जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना पड़ेगा ना, पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। पी क्यू किसके बराबर होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी के, यानी कि जिस तरह क्यू माइनस पी लिखते हैं। फिर हमने क्या फाइंड करना, पी आर किसके बराबर होगा, ओ आर माइनस ओ पी के बराबर होगा। तो इस तरह ना हमारे पास पी क्यू और जो पी आर है ना इनकी जो वैल्यूज है ना वो निकल आएंगे। तो ये पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट की मदद से हम पी क्यू भी फाइंड कर सकते हैं, पी आर भी फाइंड कर सकते हैं। तो पी क्यू किस तरह लिखेंगे, क्यू माइनस पी। तो ये क्यू की वैल्यू इसमें से पी को माइनस कर दें, फिर ये दूसरी वैल्यू में से दूसरी को माइनस करें, तीसरी में से तीसरी को माइनस कर दिया, इधर आई जे के लिख दिया, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। इसी तरह पी आर वेक्टर निकालना है, वो आर माइनस पी बन जाएगा। तो ये हमने ना आर में से पी को निकाला, पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू, और साथ आई जे के हमने लिख दिया, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया। अब इसका हम ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ऊपर आई जे के लिखेंगे, पी आर की वैल्यूज इधर और पी क्यू की वैल्यू ऊपर और पी आर की वैल्यू नीचे। अब मसलन इसके कोफिशिएंट बनेगा -1 और -5, इसका कोफिशिएंट बनेगा 2 -2 और -3, ये इस जगह पर हमने लिखे हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई।
अब इसकी जो मैग्नीट्यूड आई है ना, वो इस तरह हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इसको टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टू पे डिवाइड करेंगे तो ये ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी, एक नीचे बन जाएगी और एक ऊपर बन जाएगी, दोनों का एरिया ना सेम होगा। तो हम नीचे वाली ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी, ये पी क्यू और पी आर, इन दोनों को हमने पहले वेक्टर निकाले, फिर इनको क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर इसको टू के ऊपर डिवाइड किया, तो ये हमारे पास फाइनल इसका ना आंसर आ गया। सेम इसी तरह आपने ना ये पी क्यू आर दिया हुआ है, तो पी आर निकालना है और पी क्यू निकालना है, ये दो वैल्यूज निकाल लेंगे, ये हमारे पास दो वेक्टर आएंगे। फिर इन दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। आई जे के ऊपर लिखा, पी क्यू की वैल्यू इधर और पी आर की वैल्यू इस जगह पर पुट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकाली और बाद में किया किया इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। उससे अगले क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम। आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो इसके अंदर आपको ना इस तरह ए बी, इधर होता है सी और इधर होता है डी। तो आपने दो चीजें निकालनी है, एक आप फाइंड कर लें ए बी और एक ए डी फाइंड कर लें, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये सारे एरिया आ जाएगा। तो ये देखें, ए बी फाइंड किया ये नीचे वाली साइड, तो ओ बी माइनस ओ ए करके ये जवाब आ जाएगा। फिर ए डी फाइंड करते हैं, तो ए डी बराबर होगा ओ डी माइनस ओ ए, यहाँ से ये वाले जो है ना वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। फिर इसका हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। फिर इसकी हमने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड ले लेनी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसके अंदर ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी फाइंड करें ए डी फाइंड करें, फिर इनका क्रॉस लें, फिर उसकी आपने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड ले लेनी है। तो इस तरह ना इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये अभी हमने ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये चार क्वेश्चन जो है ना ये हमने कर लिए हैं। इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और अगर कोई इसमें मसला बने तो आपने राब्ता कर लेना है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये जो आपका क्वेश्चन होगा जहाँ से आपको समझ नहीं आई होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी ये सेम जो डिटर्मिनेंट जो निकालने का तरीका होता है वो सेम ही है। तो ये आपने पहले सीखा हुआ है कि ये वाले अगर लिखना है तो ये रो ये कॉलम छोड़ देना, फिर ये दूसरे को अगर सॉल्व करना है इसके साथ माइनस लगाना है दरमियान वाली टर्म के साथ, ये और ये छोड़ देना। तीसरे नंबर पर ये प्लस के साथ आता है, ये ऊपर रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये चार वैल्यूज इधर लिखकर उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। पहले ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर ये नीचे से ऊपर वाली जो डायगोनल में टर्म्स लिखी होती है ना उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व होने थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इन क्वेश्चन में आपको मसला नहीं बनेगा। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।